हर इंसाफ की एक मियाद होती है, एक वक्त होता है। अगर उस वक्त में आपने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई तो याद रखिएगा, कानून भी आपकी मदद नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड के एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक लिमिटेशन एक्ट 1963 को समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या आप किसी पर उसकी 50 साल पुरानी गलती के लिए आज 2024 में केस फाइल कर सकते हैं? क्या कानून इसकी इजाजत देगा? आइए इस पूरे एक्सप्लेनर में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर समझेंगे कि लिमिटेशन के वक्त को कैसे रोका यानी पॉज किया जाता है और कैसे रीसेट किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि सेक्शन 27 के जरिए गेम ओवर कैसे होता है और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और लैंडमार्क जजमेंट्स को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कानून में ये डेडलाइंस होती ही क्यों हैं? इसे समझने के लिए ना आप लिमिटेशन एक्ट को कानून की एक स्टॉप वॉच की तरह इमेजिन कीजिए। ये स्टॉप वॉच इसलिए है ताकि लोग अपने राइट्स को लेकर सोते ना रहें, हमेशा अलर्ट रहें। कानून का एक बहुत ही पुराना और बुनियादी उसूल इस लैटिन मैक्सिम आर्टिका है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टेट यानी देश के हित में है कि मुकदमेबाजी का कभी ना कभी अंत हो। अगर डेडलाइंस नहीं होंगी तो केस कभी खत्म ही नहीं होंगे और समाज में हमेशा एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता बनी रहेगी। दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अब समझिएगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह एक्ट आमतौर पर आपकी रेमेडी यानी कोर्ट जाने के उपाय को रोकता है, आपके हक यानी राइट को नहीं। लेकिन इसका एक बड़ा एक्सेप्शन है सेक्शन 27, जिसमें आपका हक ही खत्म हो जाता है, जिसे हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस कानूनी स्टॉप वॉच को कभी रोका जा सकता है? क्या इसमें कोई पॉज बटन है? जी हाँ, बिल्कुल है। सेक्शंस 12 और 14 कुछ ऐसी सिचुएशंस बताते हैं जहां ये घड़ी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। सेक्शन 12 कहता है कि जब हम लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो कुछ दिनों को हम गिनते ही नहीं हैं। जैसे कि जिस दिन से पीरियड शुरू हुआ वो पहला दिन, उसको काउंट नहीं करेंगे। जिस दिन फैसला सुनाया गया वो दिन भी काउंट नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने में जो भी जरूरी वक्त लगा उसे भी हटा दिया जाता है। और हाँ, ये आपके एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट है। टाइम रिक्विजिट का मतलब है वो एक्चुअल जरूरी वक्त जो कॉपी लेने में लगा। अगर आपने कॉपी अप्लाई करने में ही आलस दिखा दिया तो वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा। ये बात HP प्यारेजन वर्सेस दसपा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी। मतलब आपकी तरफ से कोई भी लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए, आपसे एक गलती हो गई, आपने गलती से गलत कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो क्या आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा? नहीं, सेक्शन 14 आपको बचाता है। अगर आपने पूरी ईमानदारी यानी गुड फेथ और पूरी मेहनत यानी ड्यू डिलिजेंस से केस लड़ा है, तो उस गलत कोर्ट में बिताया गया वक्त आपके लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, हमने क्लॉक को पॉज करना तो सीख लिया, लेकिन क्या इस क्लॉक को पूरी तरह से रीसेट करके एक नई शुरुआत की जा सकती है? क्या कोई रीसेट बटन भी है? जवाब है हाँ, और ये रीसेट बटन है सेक्शंस 18 और 19। सेक्शन 18 बात करता है एक्नॉलेजमेंट की। सिंपल भाषा में, अगर डिफेंडेंट यानी जिस पर केस है वो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले लिखित में साइन करके अपनी गलती या लायबिलिटी मान लेता है, तो जिस दिन उसने ये माना उस दिन से एक बिल्कुल नया फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है। चलिए इसको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 3 साल का लिमिटेशन पीरियड 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा था, लेकिन रमेश ने 15 दिसंबर 2025 को ही यानी टाइम खत्म होने से पहले लिखकर दे दिया कि हाँ, मुझे सुरेश के 50,000 रुपए देने हैं। अब सुरेश के लिए एक नया 3 साल का लिमिटेशन पीरियड इस 15 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। अब आती है इस सेक्शन की सबसे क्रिटिकल बात, जिसे आपको हमेशा याद रखना है। आप एक टाइम बार्ड डेट यानी एक ऐसा कर्ज जिसका टाइम निकल चुका है उसे जिंदा नहीं कर सकते। एक्नॉलेजमेंट हमेशा टाइम खत्म होने से पहले ही वैलिड होती है। ये बात संपूर्ण सिंह वर्सेस निरंजन कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कही है। सेक्शन 19 बिल्कुल सेक्शन 18 का जुड़वा भाई जैसा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ लिखित एक्नॉलेजमेंट की जगह अगर आप कर्ज के अगेंस्ट कोई पेमेंट कर देते हैं, जैसे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का कोई हिस्सा, तो वो पेमेंट ही क्लॉक को रिसेट कर देती है और एक नया लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है। अब हम आ गए हैं इस एक्ट के सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल सेक्शन पर, सेक्शन 27, जिसे हम अल्टीमेट डेडलाइन कह सकते हैं। यहाँ पर कानून नॉर्मल रूल्स को साइड में रखता है और सीधा गेम ओवर कर देता है। बस ये एक नंबर अपने दिमाग में छाप लीजिए, 12 साल। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जमीन जायदाद के मामले में ये 12 साल बहुत बहुत मायने रखते हैं। याद है हमने शुरू में क्या बात की थी कि आमतौर पर सिर्फ रेमेडी खत्म होती है, राइट जिंदा रहता है। सेक्शन 27 वही भयानक एक्सेप्शन है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर 12 साल तक खुलेआम बिना किसी रोक टोक के कब्जा करके बैठा है और आपने कुछ नहीं किया, तो 12 साल बाद ना सिर्फ आपका केस करने का उपाय खत्म होगा, बल्कि उस प्रॉपर्टी से आपका मालिकाना हक भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर चलते हैं जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और जो एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के बीच का फर्क क्या है? देखिए, इस टेबल से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक्सटेंशन, जो हमने सेक्शन 12 से 15 में पढ़ा, वो आपका हक है। अगर कंडीशंस पूरी हैं तो कोर्ट को टाइम एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा। जबकि कॉन्डोनेशन, जो सेक्शन 5 में है, वो कोर्ट की मर्जी यानी डिस्क्रिशन है। कोर्ट सफिशिएंट कॉज होने पर ही डिले माफ करती है, वरना नहीं। और सबसे बड़ा फर्क, एक्सटेंशन सूट्स, अपील्स सब पर लागू होता है, लेकिन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, इसको नोट कर लीजिए, ओरिजिनल सूट्स पर कभी अप्लाई नहीं होता। थियरी तो हमने समझ ली, लेकिन इन सेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट कैसे देखता है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। चलिए कुछ लैंडमार्क केसेस देखते हैं। पहला केस, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया है HP प्यारेचंद वर्सेस दसपा। इसने सेक्शन 12 के टाइम रिक्विजिट को डिफाइन किया है।
जिसका साफ मतलब है कॉपी लेने में लगा जरूरी समय बिना एप्लीकेंट की तरफ से हुई किसी भी लापरवाही के। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है संपूर्ण सिंह वर्सेस निरंजन कौर। इसने सेक्शन 18 के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एक्नॉलेजमेंट हमेशा हमेशा लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही होनी चाहिए। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बची। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का लेसन क्या है? लेसन सिंपल है, अपने अधिकारों को जानिए लेकिन उन्हें क्लेम करने के सही वक्त को भी पहचानिए, क्योंकि कानून भी उन्हीं की मदद करता है जो समय पर जागरूक होते हैं। एग्जाम से पहले लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए? चलिए अगले 30 सेकंड में पूरा टॉपिक रिवाइज करते हैं। रेडी? ओके लेट्स गो। लिमिटेशन रेमेडी को बार करता है, राइट को नहीं। इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27। सेक्शन 12 और 14 क्लॉक को पॉज करते हैं। सेक्शन 18 और 19 क्लॉक को रीसेट करते हैं। सेक्शन 27 12 साल के एडवर्स पोजेशन के बाद प्रॉपर्टी राइट को ही खत्म कर देता है। और सेक्शन 5 यानी कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले कोर्ट की मर्जी है और सूट्स पर अप्लाई बिल्कुल नहीं होता। तो रिवीजन हो गया, अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप अपने मन में जवाब देने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी आपने कितना सीखा। पहला सवाल, लिमिटेशन एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जो सिर्फ रेमेडी को नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के राइट को ही जड़ से खत्म कर देता है? अगर आपने सोचा सेक्शन 27 एडवर्स पोजेशन तो आप बिल्कुल सही हैं। दूसरा सवाल, क्या एक रिटन एक्नॉलेजमेंट एक टाइम बार्ड डेट को यानी जिसका टाइम निकल चुका है उसे रिवाइव कर सकती है, हाँ या ना? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। एक्नॉलेजमेंट हमेशा टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले होनी चाहिए, जैसा कि संपूर्ण सिंह केस में कहा गया था। और ये रहा आखिरी सवाल, क्या सेक्शन 5 के तहत कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले ओरिजिनल सूट्स फाइल करने पर लागू होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सेक्शन 5 सिर्फ अपील्स और एप्लीकेशंस पर लागू होता है, सूट्स पर कभी नहीं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।